भारतीय सेना की मेजर जनरल मीरा सिंह। उनके नाम के आगे हमेशा पहली का विशेषण लगता था। पहली महिला इन्फेंट्री बटालियन कमांडर, पहली महिला ब्रिगेड कमांडर और अंत में नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात एक इन्फेंट्री डिवीजन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनने वाली एक ऐतिहासिक शख्सियत। सेना के भीतर उन्हें लौह बाजनी, स्टील फीनिक्स कहा जाता था। यह इस बात का सम्मान था कि वह किसी भी संकट में कभी नहीं झुकती, बल्कि उस आग से और भी मजबूती से उभरती हैं। उनका कार्यालय किसी भी तरह की भव्यता से कोसों दूर था। एक विशाल ऑपरेशनल नक्शा, विभिन्न सैन्य पुस्तकें और सटीकता से व्यवस्थित फाइलें उनके व्यक्तित्व को दर्शाती थीं। खिड़की के बाहर पीर पंजाल की दुर्गम पर्वत श्रृंखला पर कंटीले तारों की बाढ़ धुंधली सी दिखाई दे रही थी। भारत की सीमा, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उनके लिए एक सैनिक के जीवन जितना ही महत्वपूर्ण एक और नाम था मां। 20 साल पहले व्यस्त सैन्य जीवन के बीच एक चमत्कार की तरह उन्हें एक बेटा मिला, अर्जुन सिंह। बेटा उनकी एकमात्र कमजोरी और उनके अस्तित्व का सबसे मजबूत कारण था। जिस दिन अर्जुन सेना में भर्ती हुआ, मीरा जानबूझकर उसे देखने नहीं गईं। एक डिवीजन कमांडर के रूप में उन्हें हजारों सैनिकों की भर्ती की निगरानी करनी थी, लेकिन अपने ही बेटे को वर्दी में देखने की हिम्मत वह नहीं जुटा सकी। उन्हें डर था कि कहीं एक मां का प्यार एक कमांडर के रूप में उनके ठंडे और तर्कसंगत फैसलों पर हावी न हो जाए। उन्होंने खुद पर और भी सख्त अनुशासन लगाया। अर्जुन ने अपनी मां से कभी शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने शांत लेकिन दृढ़ नजरों से उन्हें सलाम किया और प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश कर गया। वह अपनी मां का ही बेटा था। यह एक सामान्य दोपहर थी, जब मेजर जनरल मीरा सिंह अपनी डिवीजन की इकाइयों की साप्ताहिक प्रशिक्षण रिपोर्टों की समीक्षा कर रही थीं। तभी उनके सहायक का इंटरकॉम बजा। मैम, एक अपंजीकृत नंबर से आपके बेटे का फोन आया है, क्या मैं कनेक्ट करूं? मीरा एक पल के लिए रुक गईं। प्रशिक्षण पूरा करने और अपनी यूनिट में तैनात होने के बाद अर्जुन ने कभी भी सीधे डिवीजन मुख्यालय में फोन नहीं किया था। वह केवल निर्धारित समय पर संक्षिप्त रूप से अपनी खैरियत बताने के लिए फोन करता था। एक अशुभ पूर्वाभास ने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। कनेक्ट करो। रिसीवर उठाते ही कुछ खड़खड़ाहट के साथ अर्जुन की परिचित फिर भी अपरिचित आवाज सुनाई दी। मां, मैं अर्जुन हूं। उसकी आवाज बहुत दबी हुई थी, जैसे कोई बहुत देर तक रोया हो या चीखा हो, खुरदरी और सूखी। अर्जुन, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? कुछ नहीं मां, बस आपकी आवाज सुनना चाहता था। यह एक झूठ था। मीरा ने तुरंत पहचान लिया। अर्जुन की आवाज के पीछे एक दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में गाली दे रहा हो और कोई अपनी हंसी को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा हो। उनका दिल ठंडा पड़ गया। अर्जुन, तुम कहां हो? क्या तुम्हारे साथ कोई है? नहीं मां, मैं अकेला हूं। आह! अचानक अर्जुन की एक छोटी सी कराह के साथ फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई कठोर चीज दीवार से टकराई हो। इसके बाद एक अजनबी की तीखी आवाज आई। ए अर्जुन, ठीक से बात कर, अपनी मां से शिकायत कर रहा है ना? नहीं साहब, अर्जुन की घबराई हुई आवाज आई और फिर एक और भयानक थप्प की आवाज उनके कानों में पड़ी। फोन काट, हरामजादे, जब मैं प्यार से कह रहा हूं। मां, मैं। अब फोन कट गया। मीरा सिंह हाथ में रिसीवर लिए हुए वहीं जम गईं। कुछ सेकंड की खामोशी। उनके दिमाग में वह बातचीत और वे आवाजें हजारों बार गूंज रही थीं। अर्जुन की दबी हुई आवाज, जबरदस्ती खैरियत पूछना, और उस सब को कुचलने वाली अजनबी की आवाज और हिंसा का शोर। उन्होंने धीरे धीरे रिसीवर नीचे रखा। उनके फौलादी चेहरे पर महीन दरारें पड़ने लगी थीं। रिपोर्टों की समीक्षा करने वाली ठंडे दिमाग की कमांडर की आंखें गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह एक निराश और आशंकित शेरनी की आंखें चमक रही थीं। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। सहायक, तुरंत अंदर आओ। दरवाजा खुला और एक युवा कैप्टन सावधान की मुद्रा में अंदर आया। यस मैम, आज दोपहर के सारे अपॉइंटमेंट रद्द कर दो। यह एक आपात स्थिति है। मेरी गाड़ी तुरंत गेट पर तैयार करो। गंतव्य 7वीं ब्रिगेड 3री बटालियन। सहायक की आंखें फैल गईं। 7वीं ब्रिगेड 3री बटालियन, यह वही यूनिट थी जहां डिवीजन कमांडर का बेटा तैनात था। मैम, क्या हुआ? मेरे बेटे को कुछ हुआ है। मीरा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी।
लेकिन उस ठंडक के नीचे एक ज्वालामुखी खौल रहा था जो सब कुछ जलाकर राख कर देने को तैयार था। उन्होंने अपनी कमांड स्टिक के बजाय गाड़ी की चाबियां कसकर पकड़ लीं। अब से यह डिवीजन कमांडर मीरा सिंह का नहीं, बल्कि मां मीरा सिंह का समय था। देश की सीमा के बजाय अपने बेटे की ओर जाने वाली सड़क पर वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू करने जा रही थीं। डिवीजन कमांडर की आधिकारिक गाड़ी एक गरजते हुए जानवर की तरह डिवीजन मुख्यालय से बाहर निकली। मीरा सिंह पिछली सीट पर बैठी एक सख्त चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देख रही थीं। गहरे हरे रंग की सैन्य जीप डामर को निगलती हुई तेज गति से दौड़ रही थी। सड़क के किनारे के पेड़ और साइन पोस्ट धुंधले होकर गुजर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल फोन के दूसरी तरफ से आई उनके बेटे की दर्दनाक कराह और हिंसा का शोर उनके दिमाग में गूंज रहा था। आह! वह एक छोटी सी चीख मात्र नहीं थी। यह अप्रत्याशित दर्द से दम घुटने की आवाज थी, सम्मान के टूटने की आवाज थी। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके नाखून उनकी हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन यह दर्द उनके दिल में उठ रही पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं था। उनके सहायक कैप्टन वर्मा ने रियर व्यू मिरर से मीरा के चेहरे के भावों को देखा। आमतौर पर वह कभी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करती थीं। एक ऑपरेशन विफल होने पर भी या अपने अधीनस्थों को डांटते समय भी उनकी आवाज और भाव हमेशा फौलाद की तरह कठोर और ठंडे रहते थे। लेकिन अब उनके चेहरे पर एक छिपाया न जा सकने वाला गुस्सा और एक भयानक बेचैनी एक साथ दिखाई दे रही थी, जैसे तूफान से पहले का आसमान। मैम, क्या मैं 7वीं ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर को पहले से सूचित कर दूं? ड्राइवर की सीट से कैप्टन वर्मा ने सावधानी से पूछा। एक डिवीजन कमांडर का बिना किसी सूचना के एक फॉरवर्ड यूनिट का दौरा करना अत्यंत दुर्लभ था, खासकर अगर उद्देश्य उनके बेटे से जुड़ा हो। यह पूरी यूनिट में हड़कंप मचा सकता था। मीरा कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, नहीं, किसी को सूचित मत करो। यह मेरी एक अनौपचारिक यात्रा है। मैं एक डिवीजन कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि एक सैनिक की मां के रूप में जा रही हूं। उनकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी। कैप्टन वर्मा ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुप हो गया। उसे एहसास हो गया था कि वह एक बड़े तूफान के केंद्र में प्रवेश कर रहा है। खिड़की के बाहर परिचित दृश्य गुजर रहे थे। यह वही सड़क थी जिस पर अर्जुन के सेना में शामिल होने से पहले वे आखिरी बार ड्राइव पर गए थे। उस समय अर्जुन सामने की सीट पर बैठा था और सेना के बारे में, अपनी अनिश्चितताओं और उत्साह के बारे में बात कर रहा था। मां, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं आपके नाम पर कोई धब्बा तो नहीं लगाऊंगा? मीरा ने तब अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, अर्जुन, तुम मेरे बेटे होने से पहले भारत माता के बेटे हो। एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे नाम की चिंता मत करो, बस कायरता से मत जीना। किसी भी स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति बनना जो खुद से नजरें मिला सके। उस समय उनकी आवाज कितनी ठंडी और कठोर लगी होगी। बेटा शायद केवल एक गर्मजोशी भरे प्रोत्साहन के शब्द सुनना चाहता था। मीरा ने पछतावे में अपने होंठ काट लिए। उन्होंने उसे कायरता से न जीने की शिक्षा दी थी, लेकिन जब उनका अपना बेटा अन्याय का शिकार हो रहा था तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जल्द ही गाड़ी 7वीं ब्रिगेड की 3री बटालियन के संतरी पोस्ट पर रुक गई। पत्थर पर खुदा हुआ आदर्श वाक्य शौर्य और वीरता उनकी आंखों में चुभ रहा था। संतरी ड्यूटी पर मौजूद 2 सिपाही, एक डिवीजन कमांडर रैंक की गाड़ी देखकर घबराकर भागे। जय हिंद, आप कौन? संतरी पोस्ट के प्रभारी हवलदार ओम प्रकाश अपना वाक्य पूरा कर पाते उससे पहले ही मीरा गाड़ी से बाहर निकल गईं। उन्होंने अपने जनरल के रैंक प्रतीक और कमांड के निशान हटा दिए थे और सादे कपड़ों में थीं। बिना मेकअप वाला चेहरा, कसकर बंधे हुए बाल और एक साधारण जैकेट। कोई भी उन्हें एक सामान्य अधेड़ उम्र की महिला ही समझता। हवलदार ओम प्रकाश के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। एक जनरल की गाड़ी से एक सामान्य नागरिक महिला उतरी थी। उसने संदेह की नजरों से मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। आप किससे मिलने आई हैं? अभी मिलने का समय नहीं है। आपको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सप्ताहांत में आवेदन करके आना होगा। उसकी आवाज कठोर और अधिकारपूर्ण थी, मैनुअल का पालन करने वाली आवाज जिसमें किसी भी मानवीय संवेदना का अभाव था। यह एक आपात स्थिति है, मुझे सिपाही अर्जुन सिंह से मिलना है। मीरा ने अपनी भावनाओं को यथासंभव नियंत्रित करते हुए कहा। हवलदार ओम प्रकाश ने उपहास से हंसते हुए कहा, मैडम, आप जानती भी हैं कि आप कहां आई हैं।
सेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर किसी के पास जरूरी काम होते हैं, हर कोई अपने बच्चों को देखना चाहता है, लेकिन वे नियमों का पालन करते हैं। वापस जाइए, बच्चों का खेल नहीं है। ये शब्द मीरा के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गए, इस विचार से कि उनका बेटा हिंसा का शिकार हो सकता है। वह यहाँ दौड़ी आई थीं और यह आदमी नियमों और प्रक्रियाओं की दुहाई देकर उनका अपमान कर रहा था। मीरा की आंखें ठंडी हो गईं। नियम? ठीक है, तो फिर मुझे भी नियमों के अनुसार ही चलना होगा। उन्होंने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसे हवलदार ओम प्रकाश की आंखों के सामने रख दिया। गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक स्तंभ और 2 चमकते सितारे। मेजर जनरल के रैंक प्रतीक के साथ मेजर जनरल मीरा सिंह, कमांडिंग ऑफिसर, 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन, शब्द हवलदार ओम प्रकाश की पुतलियों में समा गए। हवलदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वह ऐसे घूर रहा था जैसे उसे सांस लेना भी याद न हो। पहचान पत्र और मीरा के चेहरे को बारी बारी से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने अभी मैडम कहकर अपमानित किया था, वह उसकी अपनी डिवीजन की सर्वोच्च कमांडर थी। हवलदार ओम प्रकाश। मीरा ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में उसका नाम लिया। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूं। तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर, बटालियन कमांडर को मेरी यात्रा की सूचना दो और सिपाही अर्जुन सिंह को इस संतरी पोस्ट पर ले आओ। अगर 5 मिनट के भीतर मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ तो यह मान लेना कि तुम्हारी सैन्य सेवा आज ही समाप्त हो गई है, समझे? हवलदार डर से कांपते हुए, लगभग चीखते हुए बोला, जय हिंद मैम, समझ गया। वह हड़बड़ी में संतरी पोस्ट के अंदर भागा। फोन उठाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। संतरी पोस्ट की जमी हुई हवा में मीरा अकेली दृढ़ता से खड़ी रहीं। उनके पीछे कैप्टन वर्मा ने अपना थूक निगला। लौह बाजनी ने अंततः अपने पंख फैला दिए थे और उस विशाल पंख की फड़फड़ाहट से आने वाले तूफान की अभी तो बस शुरुआत हुई थी। हवलदार ओम प्रकाश के हड़बड़ी में गायब हो जाने के बाद संतरी पोस्ट पर एक भारी खामोशी छा गई। मीरा सिंह बिना हिले डुले दृढ़ता से खड़ी रहीं। उनकी नजरें यूनिट के अंदर जाने वाली सड़क के अंत पर टिकी थीं, मानो उनके पास दूर तक देखने की शक्ति हो और वह उस सड़क के पार अपने बेटे की छवि को देख रही हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, संतरी पोस्ट के आसपास का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। शुरू में जो संतरी उन्हें हैरान होकर देख रहे थे, अब वे भी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक डिवीजन कमांडर, यह नाम अपने आप में एक अथाह वजन रखता था। एक सामान्य सैनिक के लिए अपने पूरे सैन्य जीवन में एक बार भी उनसे मिलना मुश्किल था, और अब वह बिना किसी सूचना के सभी कमांडरों को दरकिनार करते हुए सीधे संतरी पोस्ट पर प्रकट हुई थीं। थोड़ी देर बाद एक सैन्य जीप के इंजन की तेज आवाज ने खामोशी को तोड़ा। जीप संतरी पोस्ट के सामने तेजी से रुकी और धूल के शांत होने से पहले ही ड्राइवर और यात्री सीटों से 2 अधिकारी लगभग लुढ़कते हुए बाहर निकले। एक अधेड़ उम्र के कर्नल और एक युवा मेजर थे। वे क्रमशः 7वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रकाश शर्मा और अर्जुन की कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर अजय वर्मा थे। वे ऐसे दौड़े आए जैसे उन्होंने अभी कोई भयानक खबर सुनी हो। उनके चेहरे डरे हुए थे। जय हिंद मैम, कर्नल प्रकाश शर्मा ने लगभग हाँफते हुए सलामी दी। मैम, आपको लेकर। जय हिंद मैम, मेजर अजय वर्मा ने भी सलामी दी। उनकी जोरदार सलामी की आवाज संतरी पोस्ट में गूंज उठी, लेकिन उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं। मीरा ने उनकी सलामी का जवाब दिए बिना उन्हें ठंडी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम लोग इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हो? जी मैम। लेकिन मैम, आप यहां बिना किसी सूचना के? कर्नल प्रकाश शर्मा ने पसीना पोंछते हुए पूछा। उसकी आंखें बेचैनी से भटक रही थीं। यह किसी ऐसे व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार था जो कुछ छिपा रहा हो। मेरा बेटा सिपाही अर्जुन सिंह कहाँ है? मीरा की आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक मशीनी स्वर था जो तथ्यों की पुष्टि करना चाहता था। उनके सवाल पर कर्नल शर्मा और मेजर वर्मा के चेहरे एक पल के लिए सख्त हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मेजर वर्मा ने आगे बढ़कर कहा, सिपाही अर्जुन सिंह? वह इस समय मेडिकल इंस्पेक्शन रूम एमआई रूम में आराम कर रहा है। कल दोपहर फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान उसका पैर मुड़ गया था, जिससे टखने में थोड़ी चोट आई है। कोई गंभीर चोट नहीं है, बस एक मामूली मोच है जो आराम करने से ठीक हो जाएगी। यह जवाब इतना सहज और पहले से तैयार किया हुआ लग रहा था।
मीरा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। फोन पर सुनी गई आवाजें किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं थीं जिसका टखना मुड़ गया हो। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान पैर मुड़ गया? जी मैम, वह बहुत उत्साही है, इसलिए शायद उसने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली। चिंता की कोई बात नहीं है, मेजर वर्मा ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। मीरा ने फैसला किया कि उनके झूठ को और सुनने का कोई मतलब नहीं है। बहुत हुआ, सिपाही अर्जुन सिंह को तुरंत मेरे सामने लाओ। लेकिन मैम, उसे अभी आराम की जरूरत है। कर्नल शर्मा ने हड़बड़ी में उन्हें रोकने की कोशिश की। उसी पल मीरा की आंखें एक ब्लेड की तरह तेज हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे राय मांग रही हूं? यह एक आदेश है। अगर 1 मिनट के भीतर मेरा बेटा यहां नहीं आया तो तुम दोनों को न केवल कमांड से हटा दिया जाएगा बल्कि कोर्ट मार्शल का सामना भी करना पड़ेगा। उनकी आवाज में एक निरपेक्ष अधिकार था जिसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कर्नल शर्मा और मेजर वर्मा आगे कुछ नहीं कह सके और सख्त चेहरों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में लाचारी और निराशा का भाव था। मेजर वर्मा ने तेजी से अपना रेडियो सेट निकाला और कहीं संपर्क किया। उसकी आवाज लगभग रोने जैसी थी। ज्यादा समय नहीं बीता, यूनिट के अंदर से 2 सिपाहियों के सहारे लंगड़ाता हुआ एक सैनिक आता दिखाई दिया। मीरा का दिल धक से रह गया और जैसे जमीन पर आ गिरा। दूर से भी यह स्पष्ट था कि वह उनका बेटा अर्जुन था, लेकिन अर्जुन की हालत अजीब थी। मेजर वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार उसके टखने में चोट होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने पैरों पर सामान्य रूप से चल रहा था। इसके बजाय उसका आधा चेहरा अप्राकृतिक रूप से सूजा हुआ था और उसके होंठ फटे हुए थे जिन पर खून जमा हुआ था। उसकी वर्दी के ऊपर से दिखाई दे रही गर्दन पर गहरे नीले रंग के चोट के निशान थे। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच में उनका बेटा था? क्या यह वही बेटा था जो सिर्फ 1 महीने पहले गर्भ से प्रशिक्षण केंद्र से निकला था? अर्जुन ने संतरी पोस्ट पर खड़ी अपनी मां को देखा और वहीं रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। जल्द ही उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। उसने आंसुओं को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए, लेकिन उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मीरा धीरे धीरे अपने बेटे की ओर बढ़ी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन धौंस रही हो। अपने बेटे का सूजा हुआ चेहरा, उसकी आंखों में डर और दुख का मिश्रण, अपनी मां को देखकर भी पास आने में हिचकिचाने वाला उसका दयनीय रूप, यह सब उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अंत में जब वह अपने बेटे के सामने खड़ी हुई तो वह कुछ नहीं कह सकी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ उठाकर अपने बेटे के सूजे हुए गाल को धीरे से सहलाया। बेटे की त्वचा आग के गोले की तरह गर्म थी। मां। अर्जुन के मुंह से बमुश्किल एक शब्द निकला। उस पल उन्हें लगा कि पिछले कई दशकों से उन्हें ढाल की तरह घेरे हुए हर चीज ढह गई है। मीरा ने चुपचाप अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। बेटे का शरीर एक सूखी टहनी की तरह कांप रहा था। उनकी वर्दी पर गर्म आंसू फैल गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और अर्जुन के पीछे खड़े कर्नल प्रकाश शर्मा और मेजर अजय वर्मा को घूरा। उनके चेहरे पहले ही सफेद पड़ चुके थे। उन्हें देर से ही सही यह एहसास हो गया था कि वे केवल एक डिवीजन कमांडर का नहीं बल्कि एक क्रोधित शेरनी का सामना कर रहे थे जिसका बच्चा छीन लिया गया था। टखने में मोच, तुमने कहा था। मीरा की आवाज नरक की गहराइयों से आती हुई लग रही थी, धीमी और सर्द। नकाब उतर चुका था। अब खून की कीमत चुकाने का समय था। अर्जुन को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाने के बाद मीरा ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। वह सहज रूप से जानती थीं कि अर्जुन को इस समय पूछताछ की नहीं बल्कि पूर्ण आराम की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर अपने बेटे के कांपते कंधों पर डाल दी। अर्जुन अपनी मां की गोद में सिर रखकर एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप रोता रहा। उन आंसुओं में पिछले 1 महीने में सहे गए दर्द, डर और अंत में मिली राहत का मिश्रण था। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। कर्नल प्रकाश शर्मा और मेजर अजय वर्मा डरे हुए चेहरों के साथ गाड़ी के पास सावधान की मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे मौत की सजा का इंतजार कर रहे कैदी हों। कैप्टन वर्मा, मीरा ने धीरे से पुकारा। जी मैम, आगे की सीट पर बैठे सहायक ने तनावपूर्ण आवाज में जवाब दिया। तुरंत डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और मेडिकल यूनिट को यहां भेजो। मिलिट्री पुलिस को इस पूरी यूनिट को सील करने और सभी संबंधित व्यक्तियों को
हिरासत में लेने का आदेश दो और मेडिकल यूनिट से एक आपातकालीन हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कहो। मेरा बेटा यहाँ के सबसे नजदीकी नागरिक अस्पताल में नहीं बल्कि सीधे कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया जाएगा। उनकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। उनके दिमाग में आगे होने वाली हर चीज की योजना बन चुकी थी। यह केवल यूनिट में हुई मारपीट की घटना नहीं थी, यह एक गंभीर अपराध था जिसे कमांडरों ने संगठित रूप से छिपाने की कोशिश की थी। इसका मतलब था कि इस यूनिट के एमआई रूम पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। समझ गया मैम। कैप्टन वर्मा ने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला और निर्देश देना शुरू कर दिया। यह देखकर कर्नल प्रकाश शर्मा का चेहरा अब राख जैसा हो गया था। डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और मेडिकल हेलीकॉप्टर, उसे एहसास हो गया था कि मामला अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। मैम, कृपया पुनर्विचार करें यह मामला हम अपने स्तर पर। कर्नल शर्मा ने हड़बड़ी में बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसकी बात ठंडेपन से काट दी। चुप रहो, तुम्हें अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलीं और कर्नल प्रकाश शर्मा और मेजर अजय वर्मा की ओर बढ़ीं। दोनों कमांडर अनजाने में पीछे हट गए। वे मीरा की आंखों में जल रहे गुस्से का सामना नहीं कर सके। तुम लोगों ने मेरे बेटे की हालत देखकर भी यह कहा कि उसके टखने में मोच है। वो हमें जो रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट? किससे मिली थी ऐसी झूठी रिपोर्ट? क्या तुम लोगों ने मेरे बेटे का चेहरा खुद देखा भी था? मीरा की पूछताछ पर दोनों चुप रहे। उन्होंने बस सिर झुका लिया। ठीक है, तो फिर मैं खुद जांच करूंगी। मीरा बिना किसी हिचकिचाहट के एमआई रूम की ओर चल पड़ी। कर्नल शर्मा और मेजर वर्मा घबराकर उनके पीछे पीछे चले। यूनिट के सैनिक दूर से ही सांस रोके हुए यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। सड़े हुए घाव को काटने वाला सर्जन आखिरकार आ गया था। एएमआई रूम यूनिट के एक कोने में स्थित एक पुरानी इमारत थी। दरवाजा खोलते ही कीटाणुनाशक की गंध के साथ एक तीखी फफूंद की गंध नाक में घुस गई। एमआई रूम में तैनात एक मेडिकल असिस्टेंट और एक आर्मी डॉक्टर अचानक डिवीजन कमांडर को देखकर चौंक कर खड़े हो गए। मीरा ने उनकी सलामी की परवाह किए बिना सीधे सिपाही अर्जुन सिंह की मेडिकल रिपोर्ट लाने का आदेश दिया। डॉक्टर ने कांपते हाथों से फाइलों में से एक चार्ट निकालकर उन्हें दिया। मरीज सिपाही अर्जुन सिंह, निदान दाहिने टखने में मोच, उपचार कोल्ड कंप्रेस और आराम। मेडिकल रिपोर्ट मेजर वर्मा की रिपोर्ट से शब्दशः मेल खाती थी। मीरा ने चार्ट नीचे रखा और डॉक्टर को तीखी नजरों से देखा। युवा डॉक्टर ने उनकी नजरों से बचते हुए सिर झुका लिया। क्या तुम डॉक्टर हो? जी मैम, कैप्टन ओम प्रकाश। अगर तुम डॉक्टर हो तो तुमने मरीज की हालत अपनी आंखों से देखी होगी। क्या तुम्हें मेरे बेटे के चेहरे और शरीर पर लगे घाव नहीं दिखे? वो मरीज ने खुद कहा कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिरने पर क्या किसी का सिर्फ एक तरफ का चेहरा सूजता है और सिर्फ गर्दन पर चोट के निशान आते हैं? और टखने में चोट वाले मरीज को तुमने दर्द निवारक दवा क्यों दी? मीरा ने चार्ट के एक कोने में छोटे अक्षरों में लिखी दवा के नाम की ओर इशारा किया। पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक नशीला दर्द निवारक था जिसका इस्तेमाल सामान्य मोच में कभी नहीं किया जाता था। इसका उपयोग फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद होने वाले अत्यधिक दर्द को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। वह दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए। झूठ, मीरा ने ठंडेपन से कहा। उन्हें मेडिकल कोर में सेवा करने का अनुभव था, इसलिए वह दवाओं के बारे में किसी से भी ज्यादा जानती थीं। पैथिडीन का उपयोग सेना के भीतर इसकी लत लगने के खतरे के कारण सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। एक साधारण मोच वाले मरीज को यह दवा देना इस बात का प्रमाण था कि मरीज की वास्तविक स्थिति कितनी गंभीर थी। किसी ने अर्जुन के असहनीय दर्द को दबाने और उसे बाहरी अस्पताल जाने से रोकने के लिए जबरदस्ती यह दवा दी थी। एक्स-रे फिल्म लाओ। डॉक्टर लगभग रोते हुए एक्स-रे रूम की ओर भागा। थोड़ी देर बाद वह अर्जुन के टखने की एक्स-रे फिल्म लेकर आया। मीरा ने फिल्म लेकर उसे लाइट बॉक्स पर लगाया। पहली नजर में हड्डी में कोई समस्या नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अनगिनत घायल सैनिकों को देखा था। वह एक विशेषज्ञ थीं। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिल्म के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया और अंत में उन्होंने उसे खोज निकाला।
टखने की हड्डी के ठीक नीचे एक बहुत ही महीन रेखा जिसे नग्न आंखों से पहचानना लगभग असंभव था। ये तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मीरा के मुंह से धीमी आवाज में निकला। माइक्रो फ्रैक्चर। यह एक साधारण मोच नहीं थी। यह इस बात का स्पष्ट सबूत था कि हड्डी में दरार पड़ने जितनी बाहरी चोट लगी थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि किसी ने जानबूझकर अर्जुन के टखने को कुचला या लात मारी थी। उसी पल एमआई रूम का दरवाजा चुपके से खुला और एक सैनिक अंदर आया। वह अर्जुन की यूनिट का ही लग रहा था। एक सैनिक अंदर आया, एक डरा हुआ युवा सैनिक। उसने मीरा से नजरें मिलते ही चौंक कर सिर झुका लिया और एमआई रूम के कोने में लगे वाटर कूलर से पानी पीने का नाटक करते हुए उनके पास से गुजरा। तभी सैनिक के हाथ से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा फर्श पर गिर गया, जैसे गलती से गिरा हो। मीरा ने अनजाने में वह कागज उठा लिया। सैनिक तेजी से एमआई रूम से बाहर निकल गया। मीरा ने चारों ओर एक नजर डाली और चुपके से कागज खोला। उसके अंदर पेंसिल से कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, यह हवलदार विक्रम राठौड़ ने करवाया है। उसके पिता रक्षा मंत्रालय में एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। सब जानते हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता। कृपया अर्जुन को बचा लीजिए। कागज पढ़ते हुए मीरा के हाथ हल्के से कांप उठे। हवलदार विक्रम राठौड़ और रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा अधिकारी। पहेली के सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। यह केवल मारपीट का मामला नहीं था, बल्कि सत्ता की छत्रछाया में किया गया एक संगठित अपराध था। उनकी आंखों में ठंडे गुस्से की आग जल उठी। अब सच्चाई की रूपरेखा सामने आ चुकी थी। अब बस उस राक्षस के दिल में छुरा घोंपना बाकी था। कागज को मुट्ठी में भींचे हुए मीरा के हाथ कांप रहे थे। हवलदार विक्रम राठौड़, रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का बेटा। सारे सवाल हल हो गए थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि उनके सामने एक और भी बड़ी दीवार खड़ी है। यही कारण था कि बटालियन और कंपनी कमांडर इतनी बेताबी से इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि युवा आर्मी डॉक्टर ने स्पष्ट हिंसा के निशान देखने के बावजूद झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। इन सब के पीछे एक विशाल शक्ति का साया था। उन्होंने कागज को अपनी जेब में गहराई से डाला और एक्स-रे फिल्म हाथ में लेकर एमआई रूम से बाहर निकल गईं। बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्नल प्रकाश शर्मा और मेजर अजय वर्मा उनके बर्फीले चेहरे को देखकर अपना थूक निगल गए। कर्नल प्रकाश शर्मा, जी मैम। क्या तुम इस एक्स-रे फिल्म को देखकर भी कहोगे कि यह एक साधारण मोच है? मीरा ने फिल्म को कर्नल शर्मा के चेहरे के सामने कर दिया। फिल्म पर साफ दिख रहे माइक्रो फ्रैक्चर के निशान। कर्नल शर्मा की पुतलियां तेजी से हिलीं। ये मैंने ठीक से नहीं देखा था। मैंने केवल डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास किया। यह एक कायरतापूर्ण बहाना था, अपनी जिम्मेदारी को एक अधीनस्थ पर डालने का एक विशिष्ट तरीका। मीरा की घृणा भरी नजरें उसके चेहरे पर गड़ गईं। तुमने ठीक से नहीं देखा था, या देखकर भी अनदेखा कर दिया था, क्योंकि तुम जानते हो कि हवलदार विक्रम राठौड़ का पिता कौन है। जैसे ही मीरा के मुंह से हवलदार विक्रम राठौड़ का नाम निकला, कर्नल शर्मा और मेजर वर्मा के चेहरे सफेद पड़ गए। वे ऐसे जम गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह तथ्य कि वह सब कुछ जानती हैं उनके लिए मौत की सजा के समान था। मैम, आप क्या कह रही हैं? अब और बहाने मत बनाओ। जिस सच्चाई को तुम लोगों ने छिपाने की कोशिश की, उसे मैं खुद सामने लाऊंगी। अब से इस मामले की जांच डिवीजन कमांडर के सीधे अधिकार में डिवीजन की मिलिट्री पुलिस करेगी। तुम दोनों को तुरंत सभी कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है और जांच पूरी होने तक स्टैंड बाय पर रखा जाता है, और हवलदार विक्रम राठौड़ को तुरंत गिरफ्तार करके मिलिट्री पुलिस को सौंप दो। उनकी घोषणा एक गड़गड़ाहट की तरह पूरी यूनिट में गूंज गई। कमांडरों को कर्तव्य से मुक्त करना, एक हवलदार रैंक के सैनिक की तत्काल गिरफ्तारी, यह एक डिवीजन कमांडर द्वारा अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करने का एक अत्यंत असाधारण उपाय था। तभी दूर से प्रोपेलर की आवाज आने लगी। आसमान में एक लाल क्रॉस वाला मेडिकल हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ परेड ग्राउंड की ओर उतर रहा था। मीरा का आदेश दिए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे। हेलीकॉप्टर के उतरते ही पूरी तरह से सशस्त्र मिलिट्री पुलिस के जवान तेजी से बाहर निकले। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बटालियन मुख्यालय और एमआई रूम जैसी प्रमुख सुविधाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद स्ट्रेचर लिए हुए मेडिकल असिस्टेंट मीरा की गाड़ी की ओर दौड़े।
कर्नल प्रकाश शर्मा एक निराश और हताश चेहरे के साथ यह सब देख रहा था। मीरा सिंह केवल धमकी नहीं दे रही थीं, वह वास्तव में इस यूनिट को जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा रखती थीं। वह एक सहज भय से घिर गया और उसने आखिरी बार गिड़गिड़ाने की कोशिश की। मैम, कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर यह बात बाहर फैली तो पूरे डिवीजन की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। हम इसे चुपचाप संभाल सकते हैं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। वह लगभग मीरा के पैरों पर गिरने को तैयार था, लेकिन मीरा ठंडेपन से मुड़ी। प्रतिष्ठा? एक सड़े हुए घाव को कपड़े से ढकने से प्रतिष्ठा नहीं बचती, बल्कि वह मवाद पूरे शरीर में फैलकर सबको मार डालता है। तुम लोग डिवीजन की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि सत्ता से चिपके हुए अपने स्वार्थ की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेडिकल असिस्टेंटों द्वारा हेलीकॉप्टर की ओर ले जाए जा रहे अपने बेटे की पीठ को देखा। वह कमजोर और असुरक्षित दिख रहा था और इस दृश्य ने उनके दिल में आग लगा दी। अजेय ड्रैगन की गर्दन पर उल्टा उगा हुआ एक शल्क, एक ऐसा निषेध जिसे कोई छू नहीं सकता था, और उन्होंने उसकी उस दुखती रग को छूने की हिम्मत की थी। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले मीरा ने अपने सहायक कैप्टन वर्मा को बुलाया। कैप्टन वर्मा, मेरे वरिष्ठ अधिकारी कोर कमांडर से संपर्क करो। उन्हें बताओ कि मैं इस समय कहां हूं और क्या कर रही हूं, पूरी सटीकता के साथ। और यह संदेश जरूर देना कि रक्षा मंत्रालय से किसी भी तरह के बाहरी दबाव के बावजूद मैं इस मामले की सच्चाई को अंत तक उजागर करूंगी। भले ही मेरी गर्दन पर तलवार लटक जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। समझ गया मैम। कैप्टन वर्मा की आंखों में भी एक दृढ़ संकल्प था। वह पहले ही तय कर चुका था कि वह कमांडर मीरा सिंह के साथ अंत तक खड़ा रहेगा। मीरा हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। दरवाजा बंद हो गया और हेलीकॉप्टर एक विशाल गर्जना के साथ आसमान में उठ गया। खिड़की से नीचे छोटी होती जा रही यूनिट के दृश्य को देखते हुए उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। अब जो लड़ाई शुरू होने वाली थी वह केवल एक सैनिक के अन्याय को दूर करने से कहीं बढ़कर थी। यह सेना जैसे विशाल संगठन के दिल में लगे कैंसर को हटाने के लिए एक सर्जिकल ऑपरेशन होने वाला था, और उस ऑपरेशन की सर्जन वह खुद थी मीरा सिंह। उन्हें अपनी हर चीज दांव पर लगाकर इस लड़ाई में हर हाल में जीतना था, अपने बेटे के लिए और उन अनगिनत अन्य बेटों के लिए जो खामोशी में पीड़ा सह रहे थे। रक्षा मंत्रालय सैन्य खरीद विभाग के प्रमुख ब्रिजेश राठौड़, उनका कार्यालय दिल्ली के साउथ ब्लॉक की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था, जहां से रायसीना हिल्स का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। कार्यालय का आकार और दृश्य ही उनकी शक्ति का प्रतीक था। तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए सभी सैन्य उपकरणों की खरीद और रक्षा उद्योग के अनुबंधों की देखरेख करने वाले उनके हाथों में खरबों रुपए का बजट था। सेना के भीतर उनका प्रभाव किसी भी 4 सितारा जनरल से अधिक था। लोग उन्हें अदृश्य हाथ कहते थे। एक बेहतरीन दार्जिलिंग चाय की सुगंध का आनंद लेते हुए उनकी शांतिपूर्ण दोपहर एक फोन कॉल से बिखर गई। फोन करने वाले उत्तरी कमान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह थे। प्रमुख जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फोन के दूसरी तरफ से जनरल सिंह की आवाज हमेशा की तरह भारी और गंभीर थी। ब्रिजेश राठौड़ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जनरल सिंह, क्या बात है? तुम्हारी आवाज इतनी गंभीर क्यों है? आज दोपहर मेजर जनरल मीरा सिंह ने अपनी एक यूनिट 7वीं ब्रिगेड का दौरा किया। वहां उन्हें पता चला कि उनके बेटे सिपाही अर्जुन सिंह को नियमित रूप से पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। ब्रिजेश ने चाय का कप नीचे रख दिया। मीरा सिंह, यह नाम उनके कानों में खटकता था। एक महिला होने के कारण सभी तरह के फायदे उठाकर स्टार रैंक तक पहुंचने वाली एक भाग्यशाली अधिकारी, वह मीरा सिंह के बारे में यही सोचते थे। तो सेना में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इसके लिए एक डिवीजन कमांडर को खुद जाने की क्या जरूरत थी? समस्या यह है कि जिस सैनिक पर आरोप लगा है वह आपका बेटा हवलदार विक्रम राठौड़ है। एक पल में ब्रिजेश राठौड़ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी सारी सहजता गायब हो गई थी। क्या? मेजर जनरल सिंह ने हवलदार विक्रम राठौड़ की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है और उस यूनिट के कमांडिंग अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच डिवीजन की मिलिट्री पुलिस सीधे करेगी। सिपाही अर्जुन सिंह को इस समय कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया जा रहा है। ब्रिजेश का दिमाग तेजी से घूमने लगा
उसके बेटे ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी थी और इस बार विरोधी बहुत खतरनाक था। पहली महिला डिवीजन कमांडर मीरा सिंह, मीडिया की नजरों में रहने वाली शख्सियत। अगर यह बात बाहर निकल गई तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। जनरल सिंह, तुरंत उस मीरा सिंह नाम की औरत से संपर्क करो और उसे सभी कार्रवाई रोकने के लिए कहो। एक डिवीजन कमांडर की हिम्मत कैसे हुई रक्षा मंत्रालय के एक प्रमुख के बेटे के खिलाफ ऐसा करने की? यह सरासर अपने अधिकार का दुरुपयोग और धमकी है। उसकी आवाज में स्पष्ट गुस्सा और झुंझलाहट थी। प्रमुख जी, यह मुश्किल है। मेजर जनरल सिंह ने मुझे सीधे रिपोर्ट किया है कि रक्षा मंत्रालय से किसी भी दबाव के आगे वह नहीं झुकेंगी। मैं उनके एक वैध कमांड अधिकार के प्रयोग को नहीं रोक सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह दृढ़ थे। वह ब्रजेश राठौड़ के घुट के नहीं थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी काबिलियत के बल पर नीचे से ऊपर आए थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ब्रजेश ने दांत पीसे। कारण बनाए जा सकते हैं। जनरल सिंह, अगर तुम भी अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो समझदारी से काम लो। यह एक अनुरोध नहीं, एक चेतावनी है। ब्रजेश ने एक तरफा फोन काट दिया। उसने अपनी मेज की दराज खोली और एक गुप्त डायरी निकाली। उसमें रक्षा मंत्रालय, सेना और राजनीतिक गलियारों के प्रमुख लोगों के संपर्क नंबर और उनकी कमजोरियां विस्तार से लिखी हुई थीं। यह उसके दशकों में बनाए गए अदृश्य हाथ का वास्तविक स्वरूप था। उसने पहला फोन रक्षा मंत्रालय के सतर्कता निदेशक को लगाया। मैं ब्रजेश बोल रहा हूं। क्या तुमने सुना कि 7वीं डिवीजन में क्या हो रहा है? वह मीरा सिंह अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है और अपने बेटे के मामले में पूरी सेना को घसीट रही है। यह एक हिस्टीरिया के अलावा कुछ नहीं है। तुरंत एक टीम भेजो और उसके अधिकार के दुरुपयोग की जांच करो। खासकर अपने बेटे को अपनी ही कमान वाली डिवीजन में तैनात करवाना। यह अपने आप में पक्षपात का मामला है। अगला फोन एक बड़े समाचार पत्र के संपादक को गया। संपादक जी, मैं बोल रहा हूं। एक मजेदार खबर दूं? पहली महिला डिवीजन कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह का छिपा हुआ चेहरा। अपने बेटे के मामले में आपा खोकर एक यूनिट को तहस नहस कर रही एक तानाशाह कमांडर। अच्छी तस्वीर बनेगी, है ना? कल सुबह के अखबार में पहले पन्ने पर इसे बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापो। ब्रजेश राठौड़ रुका नहीं। उसने अपने सभी संपर्कों और शक्ति का उपयोग करके मीरा सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने मीरा सिंह को एक ऐसी भावनात्मक महिला कमांडर के रूप में चित्रित करने के लिए एक मीडिया अभियान शुरू किया जो अपने बेटे के बदले के लिए पूरी सेना को खतरे में डाल रही थी। साथ ही रक्षा मंत्रालय के भीतर आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उसके कमांड अधिकार पर ही सवाल उठाने की कोशिश की। उसे अपने बेटे द्वारा की गई हिंसा की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए महत्वपूर्ण केवल अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बचाना था। वह मीरा सिंह नाम की उस महिला को यह महसूस कराना चाहता था कि उसके बेटे को छूने की कीमत कितनी भयानक होती है। सभी फोन कॉल करने के बाद ब्रजेश फिर से खिड़की के पास गया। उसकी आंखों में दिल्ली की रात का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे यह एक विशाल साम्राज्य हो जो उसके पैरों पर झुका हो। वह खुद को इस साम्राज्य का राजा मानता था। मीरा सिंह, तुम चाहे कितनी भी बड़ी लौहबाजनी क्यों ना हो, तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था और कुटिलता से मुस्कुराया। अदृश्य हाथ ने चलना शुरू कर दिया था। एक विशाल साजिश का जाल कमांड अस्पताल उधमपुर की ओर जा रही मीरा सिंह और उनके बेटे की ओर बुना जा रहा था। लेकिन वह एक बात भूल रहा था। एक बाजनी संकट के समय में ही सबसे तेज आग की लपटों के साथ जलती है और एक मां का प्यार इतना गर्म होता है कि वह सत्ता के किसी भी जाल को जलाकर राख कर सकता है। कमांड अस्पताल का आपातकालीन कक्ष एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। हर तरफ से कराहने की आवाजें, डॉक्टरों और नर्सों की तेज भागदौड़ और चिकित्सा उपकरणों की तेज बीप की आवाजें मिलकर एक अराजक माहौल बना रही थीं। मीरा सिंह अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए चुपचाप उसके इलाज को देख रही थीं। अर्जुन शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी वर्दी के नीचे छिपा हुआ उसका शरीर अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उसकी गोरी त्वचा पर शायद ही कोई ऐसी जगह थी जहां काले और नीले चोट के निशान न हों। विशेष रूप से उसकी पसलियों और पीठ पर जैसे किसी चीज से लगातार मारा गया हो। छोटों की एक पट्टी बनी हुई थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर जो उसकी जांच के लिए आया था, अर्जुन के शरीर को देखकर चौंक गया और उसने मीरा की ओर देखा। मैम, यह साधारण मारपीट नहीं है। आंतरिक अंगों में चोट का संदेह है।
हमें तुरंत सीटी स्कैन करना होगा। मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखें उनके बेटे के शरीर पर बने हर एक निशान को अपने अंदर समा रही थीं। यह सोचकर कि हर एक निशान उस पीड़ा का प्रतीक था जिसे उनके बेटे ने सहा था, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। दर्द के बावजूद जब अर्जुन को होश आया तो उसने अपनी मां का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। मां, माफ कर दो, मेरी वजह से। नहीं, मीरा ने अपने बेटे की बात काट दी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया और जिन्होंने यह सब देखकर भी आंखें मूंद लीं। इसीलिए कोई चिंता मत करो और बस अपने इलाज पर ध्यान दो, बाकी सब यह मां संभाल लेगी। उनकी आवाज बेहद स्नेहमयी थी, लेकिन उसमें छिपा संकल्प फौलाद से भी ज्यादा मजबूत था। सीटी स्कैन और अन्य जांचों के दौरान मीरा आपातकालीन कक्ष के बाहर गलियारे में बेचैनी से इंतजार करती रहीं। उनका दिमाग उलझा हुआ था। कागज पर लिखा नाम विक्रम राठौड़ और उसका पिता ब्रिजेश राठौड़, सैन्य खरीद का प्रमुख, सेना के उच्चतम स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति। यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हो सकता है कि इस घटना के कारण उन्होंने जीवन भर जो कुछ भी हासिल किया था वह सब खो दें। पहली महिला डिवीजन कमांडर की प्रतिष्ठा, बची हुई सैन्य सेवा, सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन उन्हें न तो कोई पछतावा था और न ही कोई डर। अपने बेटे के शरीर पर बने निशानों को देखने के बाद वह एक ऐसी इंसान बन चुकी थीं जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी कैप्टन वर्मा एक चिंतित चेहरे के साथ उनके पास आया। उसके हाथ में एक टैबलेट पीसी था। मैम, बड़ी गड़बड़ हो गई है। इंटरनेट पर अजीब खबरें आने लगी हैं। कैप्टन वर्मा ने जो स्क्रीन दिखाई उस पर कई मीडिया आउटलेट्स की ब्रेकिंग न्यूज थीं। एक्सक्लूसिव, मेजर जनरल मीरा सिंह ने बेटे के मामले में यूनिट में मचाया हड़कंप, व्यक्तिगत भावनाओं पर उठे सवाल। लौहबाजनी का दूसरा चेहरा, अधिकार का दुरुपयोग कर यूनिट की जांच, सत्ता के दुरुपयोग का मामला। रक्षा मंत्रालय मेजर जनरल सिंह द्वारा अधिकार के दुरुपयोग की जांच करेगा। खबरों का सार एक जैसा था, जैसे किसी ने तय करके लिखवाया हो। वे सभी मीरा पर अपने बेटे के लिए आपा खोने और अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे थे, जिससे सेना का अनुशासन भंग हो रहा था। ब्रिजेश राठौड़ ने अपना खेल शुरू कर दिया था। यह हमला उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और संगठित था। मैम, यह स्पष्ट रूप से एक मीडिया हेरफेर है। प्रमुख के कार्यालय से किसी ने यह करवाया है। आप कैसे जवाब देंगी? मीरा ने ठंडी नजरों से खबरों को देखा और फिर धीरे से कहा, कोई जवाब नहीं। क्या? लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिस क्षण मैं इस कीचड़ की लड़ाई में उतरूंगी, मैं उनके जाल में फंस जाऊंगी। वे यही चाहते हैं, इस मामले के मूल को एक मां के हिस्टीरिया में बदलना। मैं उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार सच्चाई है और वह सच्चाई अभी उस ऑपरेशन थिएटर में जांच करवा रहे मेरे बेटे के शरीर पर लिखी हुई है। हम सभी जांच रिपोर्टों का इंतजार करेंगे। तथ्य सभी अटकलों को शांत कर देंगे। उनका निर्णय ठंडा और सटीक था। भावनात्मक प्रतिक्रिया दुश्मन को हमला करने का एक और मौका देने के समान थी। कुछ देर बाद जांच पूरी करने वाला डॉक्टर एक गंभीर चेहरे के साथ उनके पास आया। मैम, जांच रिपोर्ट आ गई है। सिपाही अर्जुन सिंह की दाहिनी ओर की 3 पसलियों में माइक्रो फ्रैक्चर हैं और तिल्ली स्प्लीन फटने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। अगर हम तुरंत आपातकालीन सर्जरी नहीं करते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पसलियों में फ्रैक्चर, तिल्ली का फटना। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह साधारण हमला नहीं था, बल्कि हत्या का प्रयास था। यह सोचकर कि अगर वह थोड़ी देर से पहुंचती तो वह अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकती थीं, उनके शरीर का खून ठंडा पड़ गया। सर्जरी सफल होगी, है ना? उनकी आवाज कांप रही थी। लौहबाजनी कही जाने वाली वह महिला अपने जीवन में पहली बार किसी से भीख मांग रही थी। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। डॉक्टर अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। उसी पल मीरा के पीछे से एक गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज आई, तुम्हें इसे सफल बनाना ही होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मीरा ने मुड़कर देखा तो वहां उत्तरी कमान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह एक सख्त चेहरे के साथ खड़े थे। उनके पीछे कोर के चीफ ऑफ स्टाफ और मिलिट्री पुलिस के प्रमुख भी थे। उनके सीधे वरिष्ठ अधिकारी खुद अस्पताल आए थे। जनरल सिंह, मुझे रिपोर्ट मिल गई है जनरल। अब तक अकेले संघर्ष करना मुश्किल रहा होगा।
अमरजीत सिंह ने मीरा के कंधे को हल्के से थपथपाया। उस छोटे से स्पर्श से ही उन्हें लगा जैसे उन्हें एक विशाल सहारे का सहारा मिल गया हो। अब से इस मामले की कमांड डिवीजन नहीं बल्कि कोर मुख्यालय सीधे संभालेगा। हम कोर की मिलिट्री पुलिस, सतर्कता और कानूनी शाखा के सभी संसाधनों का उपयोग करके मामले की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करेंगे। किसी भी बाहरी दबाव को मैं खुद रोकूंगा। तुम एक मां के रूप में अपने बेटे के पास रहो। अमरजीत सिंह की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने ब्रिजेश राठौड़ के दबाव के आगे न झुकने और अपनी अधीनस्थ तथा सेना की प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाली मीरा सिंह का साथ देने का फैसला किया था। धन्यवाद सर। मीरा ने सच्चे दिल से सिर झुकाया। उन्हें लगा जैसे घने अंधेरे में उन्हें प्रकाश की एक किरण दिख गई हो। अब वह अकेली नहीं थीं। इस विशाल दीवार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें एक और सहयोगी मिल गया था। ऑपरेशन थिएटर में जा रहे अपने बेटे के स्ट्रेचर को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर दृढ़ संकल्प किया। वह इस लड़ाई में हर हाल में जीतकर अपने बेटे को एक गर्वित मां का चेहरा दिखाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह का हस्तक्षेप इस खेल को बदलने वाला एक निर्णायक कदम था। मामले की कमांड डिवीजन से कोर स्तर पर चले जाने से ब्रिजेश राठौड़ द्वारा लगाया गया। रक्षा मंत्रालय की सतर्कता टीम का दबाव कमजोर पड़ गया। एक कोर कमांडर के वैध अधिकार क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप करना प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन था। ब्रिजेश राठौड़ द्वारा फैलाई गई दुर्भावनापूर्ण मीडिया रिपोर्टें भी कोर स्तर की आधिकारिक जांच की घोषणा के सामने कमजोर पड़ गईं। ब्रिजेश राठौड़ अपने कार्यालय में अखबारों को मरोड़कर फेंकते हुए गुस्से से उबल रहा था। अमरजीत सिंह, उस जिद्दी बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? उसे इस बात पर असहनीय अपमान महसूस हुआ कि जनरल सिंह ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर मीरा सिंह का पक्ष लिया था, लेकिन साथ ही वह बेचैनी से घिर गया। अमरजीत सिंह सेना में एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी के गुट में नहीं थे और अपनी ईमानदारी और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। उनका खुद इस मामले में उतरना इस बात का ऐलान था कि वह इसे हल्के में नहीं लेंगे। ब्रिजेश ने एक और कार्ड खेलने का फैसला किया, उसका अपना बेटा विक्रम राठौड़। उसने तुरंत 7वीं डिवीजन की मिलिट्री पुलिस की हिरासत में बंद अपने बेटे से विशेष मुलाकात के लिए आवेदन किया। यह सैन्य खरीद प्रमुख के पद का स्पष्ट दुरुपयोग था, लेकिन मिलिट्री पुलिस उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। मुलाकात कक्ष में उसका बेटा दयनीय लग रहा था। उसका हमेशा का अहंकार गायब था और उसकी जगह एक डरे हुए जानवर की छवि थी। पापा, मुझे बचा लीजिए। वह औरत मीरा सिंह, वह पागल औरत मुझे मार डालेगी। विक्रम अपने पिता को देखते ही रोते हुए उससे लिपट गया। ब्रिजेश ने अपने बेटे को घृणा की नजरों से देखा। चुप रहो मूर्ख, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं आज किस मुसीबत में हूं तुम्हें अंदाजा भी है। लेकिन पापा, उस अर्जुन ने ही मुझे पहले उकसाया था। आपका नाम लेने पर सब डर जाते थे, लेकिन वह अकड़ कर खड़ा रहा। ब्रिजेश का थप्पड़ उसके बेटे के गाल पर पड़ा। अभी भी होश में नहीं आए? अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने किसे मारा, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने किसके बेटे को मारा। वह एक मौजूदा डिवीजन कमांडर का बेटा है। मामला इस हद तक पहुंच गया है तो तुम्हें गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी चाहिए थी, और तुम अभी भी अपनी बहादुरी दिखा रहे हो। ब्रिजेश ने अपने बेटे का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरा। ध्यान से सुनो, अब से जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। तुमने कुछ नहीं किया। वह अर्जुन खुद सीढ़ियों से गिरकर घायल हुआ है और वह हमेशा तुमसे जलता था और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता था। यही बयान दोगे और अपने कुछ करीबी जूनियरों को भी यही गवाही देने के लिए तैयार करो, समझी? यह मामले के सार को विकृत करने और पीड़ित को अपराधी बनाने की एक नीच योजना थी। लेकिन पापा, बहुत से लोगों ने मुझे मारते हुए देखा है। अगर सब मिलकर एक ही बात कहेंगे तो वही सच बन जाएगा। यह दुनिया ऐसी ही है। सच्चाई वही होती है जो ताकतवर बनाता है। ब्रिजेश ने अपने बेटे को कुछ और निर्देश दिए और मुलाकात कक्ष से बाहर निकल गया। वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह अपने बेटे को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके समय हासिल करना चाहता था, ताकि वह मीरा सिंह और अमरजीत सिंह को गिराने के लिए कोई और साजिश रच सके। इस बीच कमांड अस्पताल में अर्जुन की आपातकालीन सर्जरी 5 घंटे से अधिक समय तक चली। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रही मीरा ने जलते हुए दिल को दबाकर पूरी रात जागकर बिताई।
उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह भी चुपचाप बैठे रहे। जनरल, ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही मजबूत है, वह जरूर ठीक हो जाएगा। अमरजीत सिंह के सांत्वना भरे शब्दों पर मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। वह जानना चाहती थीं कि ब्रजेश राठौड़ के दबाव के बावजूद कोर कमांडर उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। सर, क्यों? जनरल, हम सैनिक हैं। एक सैनिक का सम्मान उसके पद या रैंक से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से आता है जिनकी हम रक्षा करते हैं। अगर हम अन्यायपूर्ण हिंसा पर आंखें मूंद लें और सत्ता की चापलूसी करके सच्चाई को नजरअंदाज कर दें, तो हम वर्दी पहने हुए गुंडों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिक ऐसे गुंडे बने, खासकर तुम्हारे जैसा एक प्रतिभाशाली अधिकारी जो सेना का भविष्य है, इस तरह के अपमान का शिकार हो, यह मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अमरजीत सिंह के शब्दों में एक सैनिक का दृढ़ विश्वास था। मीरा ने महसूस किया कि उनके दिल की गहराइयों से कुछ गर्म चीज ऊपर उठ रही है। सुबह होते होते अंततः ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और सर्जन बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके भाव उज्ज्वल थे। सर्जरी सफल रही, खतरा टल गया है, मरीज की जीवन शक्ति आश्चर्यजनक है। इन शब्दों को सुनकर मीरा के पूरे शरीर का तनाव दूर हो गया और वह लगभग गिर पड़ती। उनकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। यह उस लौह बाजनी के आंसू थे जो अंततः बह निकले थे। अर्जुन को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया। वह अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी नियमित सांसें देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया फिर से रंगीन हो गई हो। तभी कोर कमांडर के सहायक ने आकर एक सिविन सेरीज रिपोर्ट दी। सर, हवलदार विक्रम राठौड़ ने पूछताछ के दौरान सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और उल्टा सिपाही अर्जुन सिंह पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। कुछ साथी सैनिक भी विक्रम के दावे का समर्थन कर रहे हैं। अमरजीत सिंह की भौहें तन गईं। उस ब्रजेश ने अपना काम शुरू कर दिया है। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उनकी आंखों में पहले जैसी ठंडक लौट आई थी। सर, अब मेरी बारी है। अगर वे झूठ से सच्चाई को ढकने की कोशिश करेंगे तो मैं एक बड़े सच से उनके झूठ को तोड़ दूंगी। उन्होंने कैप्टन वर्मा को बुलाया। कैप्टन, अब से 7वीं बटालियन के सभी सैनिकों के साथ एक एक करके व्यक्तिगत साक्षात्कार करो। उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। विक्रम राठौड़ से पीड़ित अन्य सैनिकों के सभी मामलों को इकट्ठा करो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और उस बच्चे को ढूंढो जिसने मुझे वह कागज दिया था। उस बच्चे के पास ही इस सब को पलटने की चाबी होगी। तूफान के केंद्र में मीरा सिंह का पलटवार शुरू हो रहा था। अब यह लड़ाई केवल सच्चाई को उजागर करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उन अनगिनत कमजोरों की आवाज को वापस लाने के लिए एक विशाल युद्ध में बदल रही थी, जिन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। मेजर जनरल मीरा सिंह के आदेश पर कोर मिलिट्री पुलिस ने 7वीं बटालियन की पूरी तरह से व्यापक जांच शुरू की। जांच का मुख्य उद्देश्य विक्रम राठौड़ के साम्राज्य की सच्चाई को उजागर करना था। जब गुमनाम प्रश्नावली और एक एक करके गहन साक्षात्कार आयोजित किए गए तो सैनिकों के बंद मुंह धीरे धीरे खुलने लगे। जो कहानियां उन्होंने बताईं वे चौंकाने वाली थीं। विक्रम राठौड़ केवल अपने जूनियर्स को परेशान नहीं करता था, बल्कि उसने यूनिट के भीतर अपना एक साम्राज्य बना रखा था और एक अत्याचारी की तरह शासन करता था। उसकी हिंसा केवल अर्जुन तक ही सीमित नहीं थी। वह नापसंद जूनियर्स के लॉकर में गंदगी डाल देता था। अपने कपड़े धुलवाना और सफाई करवाना तो आम बात थी, और यहां तक कि वह अपने माता पिता से पैसे मंगवाने के लिए धमकाकर उनसे पैसे भी ऐंठता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अधिकांश अधिकारियों को इस बारे में पता था, लेकिन वे चुप रहे। वे जानते थे कि विक्रम का पिता रक्षा मंत्रालय में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए वे डरते थे कि कहीं वे मुसीबत में न पड़ जाएं। कुछ अधिकारी तो विक्रम की चापलूसी करके उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। यूनिट जड़ से सड़ चुकी थी। अनगिनत गवाहियां सामने आईं, लेकिन एक निर्णायक सबूत की कमी थी। उन्हें विक्रम की सीधी मारपीट को देखने वाले किसी व्यक्ति का बयान चाहिए था, लेकिन सैनिक प्रतिशोध के डर से निर्णायक गवाही देने से बच रहे थे। विक्रम के पक्ष में झूठी गवाही देने वाले कुछ सैनिक थे और बाकी खामोश थे। सच्चाई के मुहाने पर जांच रुक गई थी। मीरा चिंतित हो गई। जैसे जैसे समय बीतता, ब्रजेश राठौड़ द्वारा बनाई गई झूठ की दीवार और भी मजबूत हो जाती।
उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद उस सैनिक पर लगाई जिसने उन्हें कागज का टुकड़ा दिया था। कैप्टन वर्मा ने साक्षात्कार, रिकॉर्ड और सैनिकों के हुलिये के आधार पर अंततः उस सैनिक को ढूंढ निकाला। उसका नाम संदीप कुमार था, जो अर्जुन के साथ ही भर्ती हुआ था। मीरा ने सिपाही संदीप कुमार के साथ एक निजी मुलाकात का अनुरोध किया। कोर मिलिट्री पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए एक छोटे से कमरे में, जहां कोई खिड़की नहीं थी, मीरा एक डरे हुए युवा सैनिक के सामने बैठी थी, जो बस सिर झुकाए हुए था। सिपाही संदीप कुमार। मीरा के बुलाने पर संदीप के कंधे कांप उठे। सिर उठाकर मुझे देखो। संदीप ने अनिच्छा से सिर उठाया। उसकी आंखें डर से भरी थीं, जैसे वह खुद को इस सब के लिए दोषी मान रहा हो। जो कागज तुमने मुझे दिया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। तुम्हारी हिम्मत की वजह से मेरे बेटे की जान बच सकी, मीरा ने गर्मजोशी से कहा। लेकिन संदीप अब भी चुप था। मैं जानती हूं कि तुम किस बात से डर रहे हो। तुम विक्रम राठौड़ से डरते हो, उसके पिता से डरते हो, और इस सब के खत्म होने के बाद जब तुम यूनिट में वापस जाओगे तो होने वाले प्रतिशोध से डरते हो, सही है? संदीप ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। संदीप, मैं तुम्हें गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुमने जो देखा और सुना है उसे बताना पूरी तरह से तुम्हारी पसंद है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम आज यहां चुप रहते हो तो दूसरे और तीसरे विक्रम राठौड़ आते रहेंगे और तुम्हारी तरह या मेरे बेटे अर्जुन की तरह और भी पीड़ित दर्द सहते रहेंगे। खामोशी कभी कभी हिंसा से भी ज्यादा क्रूर हथियार हो सकती है। मीरा उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी संदीप की कांपती हुई आवाज ने उन्हें रोक लिया। मुझे डर लगता है मैम। मीरा रुकी और मुड़ी। मुझे सच में बहुत डर लगता है। हवलदार विक्रम राठौड़ मुझे नहीं छोड़ेगा। कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे डर है कि मेरा हाल भी अर्जुन जैसा हो जाएगा, या उससे भी बुरा। उसकी आवाज एक चीख जैसी थी। यह एक कमजोर व्यक्ति की चीख नहीं थी, बल्कि विशाल हिंसा के सामने खड़े सभी कमजोरों के डर का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज थी। मीरा फिर से उसके सामने बैठ गई और उसके कांपते हाथों को पकड़ लिया। उनके हाथ गर्म और मजबूत थे। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं अपने डिवीजन कमांडर के पद की शपथ लेती हूं और अपने बेटे की रक्षा करने वाली एक मां के दिल से मैं वादा करती हूं कि मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई भी तुम्हारे एक बाल को भी छू नहीं पाएगा। तो क्या तुम हिम्मत नहीं करोगे? अर्जुन के लिए और खुद के लिए। संदीप काफी देर तक चुपचाप रोता रहा। उसने अपने हाथ को पकड़े हुए गर्मजोशी और सच्ची आंखों को देखा, और अंत में जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, उसने अपना मुंह खोला। मैं बताऊंगा मैम, मैंने जो कुछ भी देखा है मैं सब कुछ बताऊंगा। संदीप की खामोशी की गवाही शुरू हुई। उसने उस दिन की सच्चाई को बिना कुछ छिपाए बता दिया। कैसे विक्रम ने एक छोटी सी बात पर अर्जुन को स्टोर रूम में घसीटा और वहां उसे बेरहमी से पीटा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कंपनी कमांडर मेजर अजय वर्मा खिड़की से यह सब देख रहे थे, फिर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। उसकी गवाही को रिकॉर्ड किया जा रहा था और यह वीडियो विक्रम और ब्रिजेश राठौड़ के सभी झूठों को एक पल में ध्वस्त करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बनने वाला था। संदीप के साहसी कबूलनामे ने रुकी हुई जांच को एक निर्णायक मोड़ दिया। उसकी गवाही के बाद दूसरे सैनिकों ने भी हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। खामोशी के बांध में एक छोटी सी दरार पड़ते ही सच्चाई का सैलाब उमड़ पड़ा। मीरा कमरे से बाहर निकली और आसमान की ओर देखा। उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी, लेकिन वह जानती थीं कि असली लड़ाई अब शुरू होनी है। इन सबूतों के साथ ब्रिजेश राठौड़ जैसी विशाल दीवार को कैसे गिराया जाए, यह उनके सामने आखिरी चुनौती थी। सिपाही संदीप कुमार की निर्णायक गवाही और उसके बाद हुई सैनिकों की बौछार ने जांच की दिशा पूरी तरह से बदल दी। कोर मिलिट्री पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों ने विक्रम राठौड़ की नियमित मारपीट, पैसे की उगाही और यूनिट के अधिकारियों द्वारा संगठित रूप से मामले को दबाने के प्रयासों को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया। अब कानूनी सजा के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी थीं। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह ने जांच के परिणामों के आधार पर हवलदार विक्रम राठौड़ को मारपीट, अधिकार का दुरुपयोग और उगाही के आरोपों में गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया।
इसके अलावा मामले को दबाने और झूठी रिपोर्ट देने वाले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रकाश शर्मा और कंपनी कमांडर मेजर अजय वर्मा पर भी कर्तव्य में लापरवाही और झूठी रिपोर्ट देने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। 7वीं बटालियन के लिए बड़े पैमाने पर कार्मिक परिवर्तन और यूनिट पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई। यह एक कोर कमांडर के रूप में की जा सकने वाली सबसे मजबूत और तेज कार्रवाई थी। यह खबर तुरंत मीडिया में प्रमुखता से छपी। जो जनमत पहले मीरा सिंह की आलोचना कर रहा था, वह रातों रात बदल गया। उन्हें अपने बेटे के बदले के लिए अंधी एक भावनात्मक कमांडर के बजाय सेना के भीतर के भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली एक न्यायप्रिय नायिका के रूप में देखा जाने लगा। बृजेश राठौड़ द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया झूठ का महल एक पल में ढह गया। घिर चुके बृजेश राठौड़ ने अपनी आखिरी हताश कोशिश शुरू की। उसने अपनी सारी शक्ति और संपर्कों का इस्तेमाल कर सेना, अभियोजकों और न्यायाधीशों पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि वह किसी तरह अपने बेटे की सजा कम करवा सके और अपना नाम इस मामले से दूर रख सके। उसने यहां तक कि रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह तर्क दिया कि यह मामला सेना के मनोबल को गिरा सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, और जांच को छोटा करने की विनती की। लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह ने जांच की शुरुआत से ही सेना प्रमुख को सभी प्रगति की सीधी जानकारी देकर एक सुरक्षा कवच बना रखा था। सेना प्रमुख भी सेना की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए इस मामले में एक मिसाल कायम करने के लिए दृढ़ थे। बृजेश राठौड़ की शक्ति, जिसे वह एक अजेय किला मानता था, न्याय की बड़ी ताकत के सामने रेत के महल की तरह ढह रही थी। इस बीच आईसीयू से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया गया अर्जुन तेजी से ठीक हो रहा था। अपनी मां की समर्पित देखभाल और अपने साथियों के समर्थन के कारण मीरा हर रात अपने बेटे के पास रहती और वे उन बातों को साझा करते जो वे पहले कभी नहीं कर पाए थे। मां, मुझे डर है कि मेरी वजह से आप बहुत कुछ खो न दें, अर्जुन ने चिंतित आवाज में पूछा। वह मीडिया के माध्यम से जानता था कि उसकी मां कितनी कठिन लड़ाई लड़ रही है। मीरा ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर मुस्कुराया। अर्जुन, मैंने तुम्हारी वजह से खोने से कहीं ज्यादा पाया है। इस घटना के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि मुझे वास्तव में किसकी रक्षा करनी है। चमकते हुए स्टार रैंक या उच्च पद नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह अन्याय से पीड़ित कमजोर लोगों के पक्ष में खड़ा होना ही एक सच्चे सैनिक का मिशन है। इसीलिए तुम कोई चिंता मत करो और बस अपने शरीर और मन के घावों को भरने पर ध्यान केंद्रित करो। मां और बेटे ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। एक लंबी और अंधेरी सुरंग के अंत में वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी ताकत बन रहे थे। कुछ दिनों बाद सैन्य अदालत में पहली सुनवाई हुई। कटघरे में खड़े विक्रम राठौड़ ने अभी भी अपने अधिकांश आरोपों से इनकार किया और सारा दोष अर्जुन पर डालने की कोशिश की। उसके वकीलों ने भी चालाकी से मामले के सार को धुंधला करने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूत बहुत स्पष्ट थे। दर्जनों पीड़ित सैनिकों के सुसंगत बयान, उगाही को साबित करने वाले बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड, और सबसे बढ़कर जब सिपाही संदीप कुमार खुद गवाह के रूप में पेश हुआ और उस समय की स्थिति को आंसुओं के साथ बयां किया, तो अदालत का माहौल पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के पक्ष में झुक गया। संदीप ने कांपती आवाज में लेकिन दृढ़ नजरों से विक्रम राठौड़ को देखते हुए कहा, मैंने उस दिन एक सैनिक को नहीं बल्कि एक जानवर को देखा था, और उस जानवर की हिंसा के सामने चुप रहने पर मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। मैं इस उम्मीद में यहां खड़ा हूं कि मेरे जैसा और मेरे दोस्त अर्जुन जैसा कोई और पीड़ित न हो। उसकी साहसी गवाही ने अदालत में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया। मुकदमे के दौरान मीरा चुपचाप अपनी सीट से सब कुछ देख रही थी। उन्हें जीत का आभास हो रहा था, लेकिन उनका लक्ष्य केवल विक्रम राठौड़ को दंडित करने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह लड़ाई तभी खत्म होगी जब वह इस घटना को संभव बनाने वाले मूल कारण यानी बृजेश राठौड़ को उसके सिंहासन से नीचे खींच लेंगी। उन्होंने चुपके से लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह को एक प्रस्ताव दिया। यह बृजेश राठौड़ की सांसें बंद करने वाला आखिरी खंजर था। विक्रम राठौड़ के कोर्ट मार्शल के दौरान मीरा सिंह और अमरजीत सिंह पर्दे के पीछे एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। यह विक्रम के व्यक्तिगत अपराधों से आगे बढ़कर उसके पिता
सैन्य खरीद प्रमुख ब्रिजेश राठौड़ के विशाल भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर करने के बारे में था। मीरा को सहज रूप से पता था कि अपने बेटे के अपराधों को इतनी बेताबी से छिपाने के पीछे केवल पितृप्रेम से बढ़कर कुछ और था। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह ने कोर की खुफिया और सतर्कता शाखा के जिंगिंग एजेंटों की एक गुप्त विशेष जांच टीम बनाई। उनका लक्ष्य केवल एक था, ब्रिजेश राठौड़ द्वारा पिछले कई वर्षों में किए गए सभी सैन्य उपकरण अनुबंधों और रक्षा उद्योग चयन प्रक्रियाओं की छानबीन करना। जांच अत्यंत गोपनीयता से की गई। ब्रिजेश राठौड़ की निगरानी से बचने के लिए टीम ने सेना के आंतरिक नेटवर्क के बजाय एक अलग स्वतंत्र स्थान पर डेटा का विश्लेषण किया। हजारों पन्नों के अनुबंध दस्तावेज, जटिल धन प्रवाह और अनगिनत रक्षा ठेकेदारों की सूची, यह एक विशाल भूल भुलैया की तरह था। टीम ने उस पैसे पर ध्यान केंद्रित किया जो विक्रम ने नियमित रूप से अपने जूनियर्स से वसूला था। विक्रम ने उस पैसे का क्या किया? यह उम्मीद थी कि उसने इसे मनोरंजन पर उड़ा दिया होगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा एक विशेष स्टॉक खाते में जाता हुआ पाया गया, और वे सभी स्टॉक के डिफेंस नामक एक छोटी रक्षा कंपनी के थे। के डिफेंस कागजों पर यह एक सामान्य कंपनी थी जिसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब टीम ने गहराई से जांच की तो अजीब बातें सामने आने लगीं। कंपनी को स्थापित हुए कुछ ही साल हुए थे, फिर भी उसने हाल के वर्षों में सेना के अगली पीढ़ी के व्यक्तिगत उपकरणों के पुर्जों की आपूर्ति के अनुबंध लगातार जीते थे, वह भी बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर। और भी संदिग्ध बात यह थी कि कंपनी के शेयरधारकों की सूची में ब्रिजेश राठौड़ के ससुराल पक्ष के कई रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। यह भ्रष्टाचार का एक क्लासिक मामला था। ब्रिजेश ने अपने पद का उपयोग करके एक विशेष कंपनी को ठेके दिलवाए और अपने बेटे के नाम पर एक बेनामी खाते के माध्यम से बदले में स्टॉक प्राप्त किए। यही कारण था कि वह अपने बेटे के मारपीट के मामले को इतनी बेताबी से दबाने की कोशिश कर रहा था, इस डर से कि कहीं उसका अपना भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह मीरा सिंह के साथ सेना प्रमुख से मिले। सर, यह ब्रिजेश राठौड़ का असली चेहरा है। अमरजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ब्रिजेश राठौड़ के सभी भ्रष्ट कार्यों का विस्तार से वर्णन था। रिश्वतखोरी, अधिकार का दुरुपयोग, सार्वजनिक धन का गबन और बेनामी स्टॉक ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ कमाना उसके अपराधों की सूची अंतहीन थी। सेना प्रमुख ने रिपोर्ट पढ़ते समय अपने चेहरे के भाव नहीं बदले। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, यह पूरी सेना की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसे बिना किसी संदेह के उच्चतम स्तर पर निपटाना होगा। उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्री को इस तथ्य की सूचना दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति तक रिपोर्ट पहुंचाई और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ रक्षा मंत्रालय की एक विशेष जांच टीम और सीबीआई को संयुक्त रूप से जांच शुरू करने का आदेश दिया गया। उस दोपहर रक्षा मंत्रालय की विशेष जांच टीम के जांचकर्ता सैन्य खरीद प्रमुख के कार्यालय में घुस गए। उन्होंने ब्रिजेश राठौड़ को सबूत नष्ट करने का कोई मौका दिए बिना उसके कार्यालय और घर पर एक साथ तलाशी ली। ब्रिजेश अपने सामने हो रहे इस दृश्य को अविश्वास से देखता रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वह अंत तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं था। उसका जीवन भर बनाया गया साम्राज्य एक पल में ढह गया। मीडिया ने इसे सैन्य खरीद प्रमुख गेट का नाम दिया और हर दिन उसके भ्रष्टाचार के आरोपों पर खबरें छापीं। अदृश्य हाथ की घिनौनी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। अस्पताल में यह खबर सुनकर मीरा ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। उन्हें खुशी से ज्यादा एक गहरी शून्यता महसूस हुई। यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि सत्ता नामक राक्षस एक इंसान को कितना घिनौना बना सकता है और उस राक्षस को रोकने के लिए कितने बलिदानों की आवश्यकता पड़ी। उनके पास बैठे अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ, अब सब खत्म हो गया है ना? मीरा ने अपने बेटे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, अब तो शुरुआत हुई है। हमने सड़ी हुई जड़ को उखाड़ दिया है। अब उस जगह पर आशा के नए बीज बोने हैं। उनकी नजरें अस्पताल से परे उस यूनिट की ओर थीं जहां उन्हें वापस लौटना था। उनके पास अभी भी बहुत काम बाकी था। ब्रिजेश राठौड़ गेट ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, जबकि विक्रम राठौड़ का कोर्ट मार्शल अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। यह खबर सुनकर कि उसके पिता का पतन हो गया है, विक्रम ने पूरी तरह से लड़ने की इच्छा खो दी। वह अब झूठ नहीं बोल रहा था और न ही कोई बहाना बना रहा था। वह सब कुछ त्याग चुका था
और एक खाली चेहरे के साथ कटघरे में बैठा था। अंतिम सुनवाई के दिन सैन्य अदालत दर्शकों और पत्रकारों से खचाखच भरी हुई थी। मीरा सिंह भी सादे कपड़ों में एक कोने में चुपचाप बैठी थीं। उनके बगल में अस्पताल से छुट्टी मिलने की तैयारी कर रहा अर्जुन भी था। अर्जुन अपने अपराधी को सजा मिलते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था। सैन्य अभियोजक ने विक्रम के अपराधों को एक एक करके गिनाया और उसे सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और एक साथी सैनिक को कभी न भरने वाला घाव देने वाला एक क्रूर अपराधी बताया, और उसने कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सजा की मांग की। आरोपी विक्रम राठौड़ ने अपने वरिष्ठ पद का दुरुपयोग कर कमजोर जूनियर सैनिकों को नियमित रूप से पीटा और उनसे पैसे वसूले, जो कि सेना अधिनियम के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसके अलावा अपनी गलती पर पछतावा करने के बजाय उसने झूठ बोलकर पीड़ित को धोखा दिया और पूरी सेना को भ्रम में डाला। इसलिए मैं आरोपी के लिए 10 साल की कैद की मांग करता हूं। 10 साल की कैद। यह सैन्य अदालत में मारपीट के मामले में दी जा सकने वाली लगभग उच्चतम सजा थी। अदालत में धीमी धीमी फुसफुसाहटें होने लगीं। विक्रम को अंतिम बयान देने का मौका दिया गया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका और बस सिर झुकाकर रोता रहा। यह जानना असंभव था कि वे आंसू सच्चे पश्चाताप के थे या अपनी स्थिति पर दुहक के। थोड़ी देर बाद न्यायाधीश अपनी जगह से उठे और फैसला पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। आरोपी विक्रम राठौड़ के अपराध प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के बयानों से पूरी तरह से सिद्ध होते हैं। आरोपी के कार्य केवल एक व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि सेना की नींव को हिला देने वाला एक अस्वीकार्य अपराध है। विशेष रूप से एक शक्तिशाली पिता की आड़ में यूनिट के भीतर एक राजा की तरह व्यवहार करना और कमजोर साथियों को नियमित रूप से प्रताड़ित करना अत्यंत निंदनीय है। इसलिए यह अदालत मानती है कि आरोपी को उसके अपराधों के लिए एक कठोर सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने एक पल रुककर फैसला सुनाया। आरोपी विक्रम राठौड़ को 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। ठक ठक ठक। न्यायाधीश के हथौड़े की आवाज पूरी अदालत में गूंज गई। 7 साल की कैद। यह अभियोजक की मांग से थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी यह एक असाधारण रूप से कठोर सजा थी। मिलिट्री पुलिस के जवान आए और विक्रम को पकड़कर बाहर ले गए। वह अंतिम क्षण तक बिना कुछ कहे एक खाली चेहरे के साथ अदालत से बाहर चला गया। इसके बाद कर्नल प्रकाश शर्मा और मेजर अजय वर्मा का भी फैसला सुनाया गया। उन्हें कर्तव्य में लापरवाही और झूठी गवाही देने के आरोप में दोषी पाया गया और प्रत्येक को 1 साल की निलंबित सजा और अपमानजनक बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई। अपना पूरा जीवन सैनिक के रूप में बिताने वालों के लिए अपमानजनक बर्खास्तगी मौत की सजा के समान थी। सभी मुकदमे खत्म होने के बाद मीरा अर्जुन के सहारे अदालत से बाहर निकलीं। कई पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप चलती रहीं। अदालत के बाहर गलियारे में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत सुरक्षित सिपाही संदीप कुमार था। उसने मीरा को देखते ही सम्मानपूर्वक सलामी दी। मैम, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। वह अपने फैसले पर गर्व और आत्मविश्वास से चमक रहा था। मीरा ने उसके कंधे पर थप्पड़ पाते हुए कहा, नहीं, यह मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। तुम ही एक सच्चे सैनिक हो। धन्यवाद संदीप। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। पीढ़ियों से परे 2 सैनिकों की नजरों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और विश्वास था। इस बीच ब्रिजेश राठौड़ की जांच अंतिम चरण में थी। उसके सभी आरोप सही साबित हुए और उसे रिश्वत देने वाले कई रक्षा ठेकेदारों को भी एक एक करके गिरफ्तार कर लिया गया। भारत को हिलाकर रख देने वाला सैन्य खरीद प्रमुख गेट एक भ्रष्ट शक्ति का अंत कितना दयनीय होता है, यह दिखाते हुए धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। न्याय का दिन सभी के लिए समान रूप से आया था। सभी तूफानों के गुजर जाने के बाद मीरा सिंह और अर्जुन के जीवन में अंततः शांति का समय आया। अर्जुन को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समय से पहले सेवानिवृत्ति का सुझाव दिया गया, लेकिन उसने अपनी बची हुई सैन्य सेवा पूरी करने का फैसला किया। उसने कहा कि इस घटना के माध्यम से उसने भागना नहीं बल्कि सामना करना सीखा है। हालांकि उसे उसकी मूल यूनिट के बजाय डिवीजन मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मीरा ने अपने बेटे के फैसले का सम्मान किया।
वह अपने बेटे को चोट से उबर कर खड़ा होते देख गर्व महसूस कर रही थीं, लेकिन साथ ही उनका दिल भी दुख रहा था। शरीर पर लगे निशान समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन दिल पर लगे घाव शायद जीवन भर उसके साथ रहेंगे। एक सप्ताहांत की दोपहर, मीरा ने लंबे समय बाद अपनी वर्दी उतारी और अपने बेटे के साथ डिवीजन के पास एक छोटी सी झील के किनारे गईं। दोनों चुपचाप झील के किनारे टहलते रहे। डूबते सूरज की लालिमा उनके चेहरों को गर्मजोशी से रोशन कर रही थी। अर्जुन, मीरा ने पहले चुप्पी तोड़ी, इस सब में बहुत मुश्किल हुई होगी, है ना? क्या तुम्हें अभी भी रात में बुरे सपने आते हैं? अर्जुन एक पल के लिए रुका और दूर देखने लगा। अगर मैं कहूं कि सब ठीक है तो यह झूठ होगा। कभी कभी सपने में हवलदार विक्रम राठौड़ आता है। वह पल बार बार याद आते हैं जब वह मुझे मार रहा था। तब मेरी सांसें रुक जाती हैं और मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मीरा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो। इस मां को बहुत देर से पता चला, तुम्हें उस भयानक दर्द में अकेला छोड़ने के लिए। मुझे सच में माफ कर दो। यह एक डिवीजन कमांडर की नहीं, बल्कि एक मां की सच्ची माफी थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी मां के गले लग गया। नहीं मां, आप मेरी सबसे बड़ी हीरो हैं। अगर आप न होती तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता। आपकी वजह से मुझे फिर से जीने की हिम्मत मिली। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को सांत्वना दी। उन्होंने उस प्यार और माफी को साझा किया जिसे वे अब तक सैनिक और बेटे, डिवीजन कमांडर और सैनिक के खिताबों में कैद होकर व्यक्त नहीं कर पाए थे। अर्जुन, अपने घावों को जबरदस्ती भूलने की कोशिश मत करो। घावों को भूला नहीं जाता, उन्हें गले लगाकर जिया जाता है। वह निशान तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं, बल्कि उस भयानक समय को जीतने की तुम्हारी हिम्मत का पदक है। भविष्य में जब भी मुश्किल हो, उस निशान को देखना और याद रखना कि तुम इससे भी बड़े दर्द को सहने वाले एक मजबूत इंसान हो। मीरा के शब्द उनके बेटे के लिए सांत्वना थे और खुद के लिए एक संकल्प भी। उन्हें भी इस घटना से गहरा आघात लगा था। उन्हें उस सेना के घिनौने चेहरे का सामना करना पड़ा था जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, और उन्हें अपने प्यारे बेटे को मौत के मुंह तक जाते हुए देखना पड़ा था। लेकिन वह निराश नहीं हुई। वह एक ऐसी इंसान थीं जो चोट से और भी मजबूत होना जानती थीं। वह इस घाव को गले लगाकर अपने आगे के रास्ते पर चुपचाप चलती रहेंगी। उस दिन के बाद मीरा ने डिवीजन के भीतर सैन्य संस्कृति में सुधार के लिए काम शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि यह घटना केवल एक दुष्ट सीनियर और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण नहीं हुई थी। यह एक बंद सैन्य संस्कृति, संचार की कमी और कमजोरों की आवाज को नजरअंदाज करने की गलत प्रथाओं का परिणाम था। उन्होंने सभी यूनिटों में शिकायत बक्सों की जगह मन की पाती नामक एक गुमनाम संचार चैनल बनाया, ताकि सैनिक किसी भी समय अपनी समस्याओं को साझा कर सकें, और सभी पत्रों को डिवीजन कमांडर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ा और निपटाया जाता था। उन्होंने अधिकारियों और सैनिकों के बीच नियमित संवाद बैठकें अनिवार्य कीं और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता को काफी मजबूत किया। उनके प्रयासों से तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन सैनिकों के जमे हुए दिल धीरे धीरे पिघलने लगे और यूनिटों में धीरे धीरे संचार और विश्वास की संस्कृति पनपने लगी। घाव की जगह पर उपचार शुरू हो रहा था। यह मीरा सिंह, अर्जुन सिंह और पूरे 7वीं डिवीजन के लिए एक नई शुरुआत थी। समय बीता, सर्दी गई और यूनिट में वसंत की गर्म हवाएं चलने लगीं। अर्जुन ने अपनी बची हुई सैन्य सेवा सफलतापूर्वक पूरी की और सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के दिन उसने यूनिट के गेट पर अपनी मां को इंतजार करते हुए पाया और खुशी से हौंसते हुए उनकी ओर दौड़ा। मां, अब मैं एक नागरिक हूं। बहुत अच्छा किया बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। मीरा ने अपने बेटे के कंधे पर लगे रिजर्व बल के प्रतीक को गर्व से देखा। पिछले 1.5 साल में उनका बेटा शरीर और मन दोनों से काफी बड़ा हो गया था। वह अब दर्द के साए में कैद एक कमजोर युवक नहीं था। वह एक सक्षम भारतीय नागरिक था जो अपने घावों पर विजय पाकर अपने रास्ते पर चल रहा था। आगे क्या करोगे? क्या कॉलेज वापस जाओगे? नहीं मां, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं करना चाहता हूं। अर्जुन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर दृढ़ता से कहा, मैं एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूं। मीरा की आंखें फैल गईं। यह एक अप्रत्याशित जवाब था। पुलिस? क्यों? इस घटना से मैंने सीखा है कि दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं जो कमजोरों को परेशान करते हैं
और उन लोगों से कमजोरों की रक्षा करने के लिए किसी की जरूरत है। जैसे आपने एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा की, मैं एक पुलिस अधिकारी बनकर अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहता हूं, ताकि मेरे जैसे किसी और को अन्याय का सामना न करना पड़े। उसकी आंखें गंभीर और दृढ़ थीं। उसने अपने घाव को घृणा और प्रतिशोध के बजाय दूसरों की मदद करने के एक मिशन में बदल दिया था। मीरा ने गर्व से भरा हुआ महसूस किया। यह एक महान विचार है। तुम जो भी फैसला करोगे, यह मां अंत तक तुम्हारा समर्थन करेगी। इस बीच मीरा के जीवन में भी एक नया बदलाव आया। इस मामले को सुलझाने में उनकी भूमिका और सैन्य संस्कृति में सुधार के लिए उनके नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें सेना के एक प्रमुख पद, सेना मुख्यालय में कार्मिक मामलों के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। यह वास्तव में अगले पद लेफ्टिनेंट जनरल के लिए एक निश्चित कदम था। वह भारत की पहली महिला 3 सितारा जनरल बनने के कगार पर थीं, लेकिन अब उन्हें स्टार्स की संख्या या पद की परवाह नहीं थी। उनका लक्ष्य और भी ऊंचा था। पूरी सेना की संस्कृति को बदलना, बृजेश राठौड़ जैसे भ्रष्ट सैनिकों को फिर से पनपने से रोकने के लिए प्रणाली में सुधार करना और संदीप कुमार जैसे साहसी सैनिकों को उचित सम्मान दिलाने वाली एक सेना बनाना, यह उनका नया मिशन था। सेना मुख्यालय जाने से पहले वह आखिरी बार अपने डिवीजन कमांडर के कार्यालय की खिड़की पर खड़ी हुई और अपनी कमान वाली यूनिटों को देखा। यह वही दृश्य था जब वह पहली बार यहां आई थीं, लेकिन अब सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। यहां उन्होंने लगभग अपने बेटे को खो दिया था और एक सैनिक के रूप में अपनी हर चीज दांव पर लगाकर लड़ना पड़ा था। और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक सच्चे सैनिक के मार्ग का अर्थ समझा। तभी किसी ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आने वाला व्यक्ति संदीप कुमार था, जो अब एक हवलदार बन चुका था। मैम, सुना है आप जा रही हैं, बधाई हो। हवलदार संदीप, तुम भी काफी मजबूत हो गए हो। यूनिट में सब ठीक है? जी मैम, आजकल सेना में आने में मजा आता है। यह सब आपकी वजह से है। संदीप ने शर्माते हुए एक छोटा सा लिफाफा आगे बढ़ाया। यह क्या है? हमारी कंपनी के सदस्यों ने मिलकर यह पत्र लिखा है। यह आपके लिए हमारी आखिरी मन की पाती है। मीरा ने लिफाफा खोला। उसके अंदर दर्जनों सैनिकों द्वारा टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे गए धन्यवाद और सम्मान के संदेश थे। मैम, हमारी आवाज सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से अब हम डरते नहीं हैं। आप जहां भी रहें, कृपया हमें मत भूलिएगा। आप हमेशा हमारी हीरो रहेंगी। मीरा की आंखें नम हो गईं। यह उनके पूरे सैन्य जीवन में मिले किसी भी पदक से कहीं ज्यादा कीमती उपहार था। उन्होंने पत्र को ध्यान से अपने दिल के पास रख लिया। धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वह एक नए रास्ते की ओर दृढ़ता से चल पड़ी। उनके पीछे उनके द्वारा बोए गए आशा के बीज हरे भरे हो रहे थे। कुछ साल बाद दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के अपराध शाखा का कार्यालय देर रात तक रोशन था। 30 साल का एक युवा जासूस अर्जुन सिंह कई दिनों की निगरानी से थका हुआ कप नूडल्स खा रहा था। तभी टीवी समाचार पर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। एंकर, आज संसद में आयोजित रक्षा समिति की सुनवाई में भारत की पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नामित जनरल मीरा सिंह की नियुक्ति की सुनवाई हुई। स्क्रीन पर उनकी मां अपने कंधों पर 4 सितारा जनरल के प्रतीक के साथ दृढ़ नजरों से सांसदों के तीखे सवालों का जवाब दे रही थीं। उनकी आवाज अभी भी दृढ़ और शक्तिशाली थी। अर्जुन नूडल्स खाते खाते टीवी स्क्रीन को देखता रहा। उसकी मां वैसी ही थीं जैसी उसे याद थीं, अभी भी अपनी जगह पर सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थीं। सुनवाई में एक विपक्षी सांसद ने उनसे एक चुभता हुआ सवाल पूछा। जनरल सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अतीत में आपके बेटे से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पूरी सेना में हलचल मची थी। कुछ लोगों का आरोप है कि आपने उस समय की व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी सैन्य महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? कैमरों के फ्लैश एक साथ चमके। सबकी नजरें उनके मुंह पर टिकी थीं। उन्होंने एक पल रुककर माइक पकड़ा और शांति से कहा, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। हाँ, उस समय मैंने लगभग अपने बेटे को खो दिया था। एक मां के रूप में मैं उस दर्द को जीवन भर नहीं भूल सकती, लेकिन मैंने उस दर्द को व्यक्तिगत प्रतिशोध के बजाय एक सार्वजनिक जिम्मेदारी में बदलने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे को सीधे देखा, जैसे उनकी नजरें टीवी देख रहे उनके बेटे अर्जुन की ओर हों। मेरा केवल एक बेटा नहीं है। इस समय देश की रक्षा कर रहे लाखों भारतीय सैनिक मेरे बेटे और बेटियां हैं।
मैं इस पद पर इसलिए खड़ी हूं ताकि मैं एक ऐसी मजबूत सेना बना सकूं जहां उन सभी बेटों और बेटियों का सम्मान हो, उनकी आवाज सुनी जाए और उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। जब तक मेरा दिल धड़कता है, मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी। उनके सच्चे भाषण पर सुनवाई कक्ष में अभूतपूर्व रूप से तालियां बज उठीं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह अपनी जगह से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर की रात अनगिनत रोशनियों से जगमगा रही थी। उन रोशनियों के नीचे अनगिनत लोग अपना जीवन जी रहे थे और उस शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा के लिए उसकी मां सबसे ऊंचे स्थान पर और वह सबसे निचले स्थान पर एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे थे। तभी उसका फोन बजा। उसकी मां थी। बेटा, समाचार देखा? मैं बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? यह जनरल मीरा सिंह नहीं, बल्कि एक सामान्य मां मीरा की आवाज थी। अर्जुन होश पड़ा। हाँ मां, आप सबसे शानदार लग रही थीं। आप मेरी जीवन भर की हीरो हैं। जानती हूं। खाना खाया? कितना भी व्यस्त रहो, खाना मत छोड़ना। चिंता मत कीजिए मां, अभी नूडल्स खाए। सिर्फ नूडल्स मत खाओ। काम खत्म करके घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कबाब बनाए हैं। जी मां, जल्द ही मिलता हूं। फोन रखकर अर्जुन ने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसका दिल उसकी मां के दिल जैसा हो गया था, एक फौलादी दिल जो किसी भी अन्याय के आगे नहीं झुकता। मां और बेटा, वे अपनी अपनी जगहों पर दुनिया की रक्षा करने वाले दो दीपक बनकर अंधेरी दुनिया को चुपचाप रोशन कर रहे थे। जब तक वे थे, इस धरती पर न्याय कभी नहीं बुझेगा। लौह बाजनी की किंवदंती इसी तरह जारी थी।